एपिडेमियोलॉजी ये एक ग्रीक वर्ड है। एपी का मतलब है अपॉन, मियो का मतलब है पॉपुलेशन और लॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी। इस बात का मतलब यही है कि एक साइंटिफिक स्टडी करना पॉपुलेशन के ऊपर। ये एक मेडिकल साइंस ही होती है जिसके अंदर मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं होती है। ये साइंस मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर डिजीज़ की वजह क्या है, कॉज क्या है। बेसिकली इसको सीडीसी डिफ़ाइन करती है एक अपनी डेफिनेशन के तहत। वो कहती है कि एक पॉपुलेशन के अंदर हेल्थ स्टेटस क्या है, उसके अंदर डिज़ीज़ का पैटर्न क्या है, उसके अंदर डिज़ीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन फैलाव कितना है और उसके डिटर्मिनेंट कौन कौन से हैं। तो इस सारी स्टडी को हम एपिडेमियोलॉजी के अंदर रखते हैं। सिंपल वर्ड्स के अंदर एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम देखते हैं पॉपुलेशन की हेल्थ को, ना कि एक इंडिविजुअल की हेल्थ को। अलग अलग एपिडेमियोलॉजिस्ट अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। एक डेफिनेशन के तहत ये एक इन्फेक्टिव डिजीज़ की स्टडी है या एक साइंस है उसकी, जिसके अंदर हम उस इन्फेक्टिव डिजीज़ के कॉज, उसकी फैलाव, प्रोपगेशन और उसकी प्रिवेंशन के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरी डेफिनेशन के तहत कि ये स्टडी है डिज़ीज़ की, और वो डिज़ीज़ जो कि मास फिनोमिनन की वजह से होती हैं। मास फिनोमिनन वो होता है कि एक कम्युनिटी के अंदर कई ज़्यादा लोग एक सोशली एक चीज़ को अपना रहे हो। जैसे कि आप अगर मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज़ के अंदर जाते हो तो वहाँ पे सारी रात जो है दुकानें खुली होती हैं, तो रात उनके लिए जैसा दिन होता है और जो दिन है उनके लिए जैसे रात होती है। तो ये एक मास फिनोमिनन है जो कि उनके लोग वहाँ पे पर्टिकुलरली जो रहते हैं वो उसको चीज़ को अपना रहे होते हैं। वो ह्यूमन उनकी वजह से जो डिजीज़ आती है ये वो उसको हम इस जगह पर रह रही है। ये एक अलग डेफिनेशन पॉपुलेशन के अंदर उनकी क्या उम्रें हैं, कितने बच्चे हैं परसेंट, कितने उनके पास अडल्ट हैं, कितने ओल्ड पीपल हैं, वो किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनकी रेस क्या है, उनकी एथनिसिटी क्या है, उनके ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए बीइंग एपिडेमियोलॉजिस्ट। और आम तौर पर जो पॉपुलेशन के अंदर जो एपिडेमियोलॉजी की स्टडी होती है उसमें हम जो पॉपुलेशन एरिया लेते हैं वो एक मखसूस वक्त के अंदर लेते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम पॉपुलेशन चेंज होती रहती है, तो हमारी जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर भी फ़र्क आता रहता है। तो जो भी हम पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करते हैं तो वो गिवन टाइम के अंदर स्टडी की जाती है। दूसरा यह है कि जो भी फाइंडिंग होती हैं सब फाइंडिंग रिलेट करनी चाहिए हमारी एक डिफ़ाइन पॉपुलेशन के साथ, और उस पॉपुलेशन के अंदर हम वो भी पॉपुलेशन शामिल करते हैं जो कि बीमारी के खतरे में होती हैं। एक तो पॉपुलेशन ये है कि जो जिसके अंदर बीमारी है, और दूसरी पॉपुलेशन जो सराउंडिंग वाली पॉपुलेशन होती है जो कि उस खतरे के अंदर शामिल होती है, तो वो भी हम उस स्टडी के अंदर अपनी लाते हैं ताकि उसको भी बचाया जाए। तीसरा है कि जो कंक्लूजन होता है एपिडेमियोलॉजी के अंदर किसी भी बात का, किसी भी इवेंट का, किसी भी बीमारी का, तो वो हमेशा कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड होता है कि एक पॉपुलेशन के अंदर एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड डिजीज़ पीपल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कौन सी है, कहाँ से बिलोंग करती है। चौथा यह है कि अगर कोई भी ऐसा इवेंट पॉपुलेशन के अंदर होता है तो उसका इवेंट का वक्त, जगह और कौन से इंसान में शामिल होते हैं वो सब देखा जाता है। एपिडेमियोलॉजी के अंदर ये पता होना इम्पॉर्टेंट है कि इवेंट कब, कहाँ और किस में होते हैं। एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी IEA इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक उसके 3 बहुत ही अहम जो है एम्स हैं हमारे एपिडेमियोलॉजी को पढ़ने के। नंबर 1 कि हम जो ह्यूमंस हैं, इंसानी जो पॉपुलेशन है, उनकी जो आबादी होती हैं, उनके अंदर बीमारी का फैलाव, स्प्रेड या डिस्ट्रीब्यूशन को जितनी हद तक कम कर सकते हैं, उसकी अकरेंस को वो हम करें। ये एपिडेमियोलॉजी का एक एम है, एक मकसद है। दूसरा इसका बहुत इम्पॉर्टेंट एम है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी डिज़ीज़ होती है तो उसका कॉजेटिव फैक्टर क्या है, उसकी वजह क्या है होने का, ताकि हम उस कॉजेटिव फैक्टर को कम कर सकें। और इसके अलावा उस डिज़ीज़ का पैथोजेनेसिस क्या है, और उस पैथोजेनेसिस के अंदर उस कॉजेटिव फैक्टर का क्या रोल है, किस जगह पर आता है, ताकि हमें ये सब मालूम हो और हम इरेडिकेट करने में कामयाब हो जाएं। तीसरा एम है कि हमें वो डेटा फराहम करना एपिडेमियोलॉजी के ज़रिए से कि हम उससे प्लान्स बनाएं और उस प्लान्स को हम अच्छे तरीके से जो पॉपुलेशन के अंदर इम्प्लीमेंट भी करें। वो सारी खिदमात को एवेल्यूएट करना जो बीमारी की रोकथाम या कंट्रोल और उसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा इसके 2 अलग से मेजर एम्स हैं एपिडेमियोलॉजी के कि हम किस तरह से हेल्थ की प्रॉब्लम्स को कम करें और उसके जो ख़तरनाक नताइज होते हैं पॉपुलेशन के अंदर उसको भी ख़त्म किया जाए। दूसरा कि हेल्थ को प्रमोट किया जाए और एक बेहतर ज़िंदगी हर एक बंदे को, जिसको हम बर्थ राइट कहते हैं, हर एक बंदे का, वो मुआशरे के अंदर फैलाई जाए, उसको हेल्थ को प्रमोट किया जाए।
व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी? नंबर वन, बीमारी ए डिजीज़ की जो भी कॉज है उसको हम पहले इन्विजिलेट करें, उसको उसको मालूम करें। दूसरी कि उस बीमारी की जो नेचुरल कुदरती जो हिस्ट्री है किस तरह से वो रहती है और उसकी प्रोडक्शन को स्टडी किया जाए। तीसरी, जो भी पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग हैं, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, कितने लोगों का हेल्थ स्टेटस गुड है, इल है, ये सारी मालूमात हमें ये एपिडेमोलॉजी देती है। तो ये सारे उनके यूजेस हैं, उनके फ़ायदे हैं। एपिडेमोलॉजिस्ट का रोल बड़ा ही होता है। जब भी हम हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं तो हमें हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं। उस हेल्थ सर्विसेज को इवेल्युएट करना में किस हद तक कामयाब है, ये भी एपिडेमोलॉजिस्ट का काम होता है। और इसके अलावा हॉस्पिटल्स के अंदर कौन सी कंडीशंस के अंदर कितना स्टे होना चाहिए पेशेंट्स का, एज के वाइज, उम्र के वाइज और डिजीज़ के वाइज, बीमारी के जो है वाइज, तो कितना होना चाहिए ये भी हमें एपिडेमोलॉजिस्ट ही बता रहा होता है। तो एपिडेमोलॉजी के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें मेयर करना चाहिए कि एक पॉपुलेशन के अंदर बीमारी की या एक माजूरी की या एक मौत की, बीमारी की वजह से, किसी भी की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास एक एरिया है, उसके अंदर 10 लोग हैं, 10 लोगों के अंदर कोई ऐसी बीमारी आती है जिसके 2 लोगों को होती है और 2 लोग मर जाते हैं। अब जो 10 हैं वो रिस्क पर हैं, पॉपुलेशन रिस्क पर है, तो हम उसकी स्टडी करेंगे ताकि उन रिस्क जो लोग हैं उनको भी बचाया जाए। दूसरा यह है कि एपिडेमियोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा बायोस्टेटिस्टिक्स के अंदर आता है, बायोस्टेटिस्टिक्स। अच्छा, बायोस्टेटिस्टिक्स को जो है हम हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजी डॉक्टर जॉन स्नो जिन्होंने डिस्कवर किया 1854 के अंदर, जब लंदन के अंदर कॉलेरा बहुत तेज़ी से फैल रहा था, तो उन्होंने कहा कि उसकी वजह जो है वाटर ही है। और उन्होंने आइडेंटिफाई किया बहुत ही मेहनत के बाद कि जो ब्रॉड स्ट्रीट पंप है जहाँ से वाटर दिया जाता है लोगों को, उन्हीं लोगों के अंदर, उनके जो नेबर्स हैं लोगों के अंदर, उन्हीं के अंदर जो है डिज़ीज़ ये ज़्यादा बहुत फैल रही है। और इसके अलावा इनके जो अपोज्ड पर्सन थे वो था फार, जिन्होंने कहा कि जो भी ये डिज़ीज़ होती है कॉलेरा, ये एक थ्योरी के ऊपर होती है, मियास्मेटिक थ्योरी ऑफ डिज़ीज़, जिसके अंदर जो डिज़ीज़ का ट्रांसमिटेड होता है, ट्रांसमिशन जो पैटर्न होता है वो मियास्मा होता है। मियास्मा बेसिकली एक सुपर नेचुरल बिलीफ को कहते हैं कि हम जो डिज़ीज़ होती है वो एक कुदरती तौर पर होती है और अजीबोगरीब इसके ऊपर जो है बिलीव्स होते हैं। तो वो आखिर में कैंसिल किया गया और जो डॉक्टर जो स्नो की जो थ्योरी थी उसको जो है हमने आगे पहुंचाया। इसके अलावा हमारे पास हिस्ट्री के अंदर दूसरे लोग आते हैं, जैसे कि जॉन ग्रांट है, जिन्होंने एनालाइज किया और पब्लिश किया जो है मॉर्टेलिटी रेट या डेटा 1662 के अंदर। फार को कहा जाता है फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स और डिजीज़ क्लासिफिकेशन का। फ्रामिंगहैम ने बहुत ही अच्छा काम किया हर्ट के ऊपर, जो कि मैसाचुसेट्स के अंदर यूएसए के अंदर स्टार्ट हुआ था, और आज तक इसके ऊपर काम चल रहा है कि हम हर्ट की डिजीज़ से किस तरह से बच सकते हैं, बेसिकली कोरोनरी हर्ट डिजीज़ से किस तरह से बच सकते हैं। और डॉलन हिल ने 1964 के अंदर ये काम किया कि इन्होंने लंग कैंसर्स को बताया, लंग के जो है डिजीज़ को बताया कि स्मोकिंग का उनका आपस में क्या ताल्लुक़ होता है। तो हिस्ट्री के अंदर कई चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत काम चला है और आज तक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है।